हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट से है मूल रूप से तो, पर मेरे अनुसार समाजशास्त्र विषय के किसी भी स्तर के विद्यार्थी, चाहे वह स्कूल का विद्यार्थी हो, कॉलेज का या प्रतियोगी परीक्षाओं का, और चाहे बीए पार्ट फर्स्ट का हो, सेकंड या थर्ड या पीजी कक्षाओं का, यह चैप्टर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। मूल रूप से तो बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट फर्स्ट से संबंधित है, लेकिन मेरे अनुसार यह सभी कक्षाओं के लिए और समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, जो एक बेसिक लेसन है सोशियोलॉजी का। उसका नाम है भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। इस चैप्टर में हम ये बताएंगे कि भारत में जो समाजशास्त्र की थॉट प्रोसेस आई, कोई भी विषय उसकी थॉट प्रोसेस से बनता है, उसके चिंतन से बनता है, तो वह किस प्रकार विकसित हुई, उसका किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार उसका ओरिजिन हुआ, यह चर्चा हम करेंगे। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट इसका बाद में करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास के पार्ट फर्स्ट की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विचार और चिंतन यह मानव स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसा कोई मनुष्य शायद ही होगा जिसके मन में कोई थॉट प्रोसेस ना चलता हो और वह किसी प्रकार का चिंतन ना करता हो। सभी का तरीका भिन्न भिन्न स्वरूप में हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार में हो सकता है, पर विचार और चिंतन निश्चित रूप से मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य के सम्मुख अर्थात उसके सामने जब भी कोई समस्या आती है, मान लीजिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के सामने कोई भी समस्या हो, पढ़ाई की, एडमिशन की, अपने भविष्य के कैरियर को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, तो वह सर्वप्रथम तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? सभी लोग सर्वप्रथम उस विषय पर गहन चिंतन करेंगे और चिंतन करने के उपरांत आप कुछ सोचेंगे सरल शब्दों में, और उस सोचने के बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसे ही विचार कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अर्थात जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो सर्वप्रथम हम चिंतन करते हैं और चिंतन के फलस्वरूप जो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसे विचार कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार सोशल आइडियोलॉजी अर्थात सामाजिक विचारधारा क्या है, सामाजिक विचारधारा किसे कहते हैं और यह क्या है। तो सामाजिक विचारधारा का अर्थ है कि सामाजिक जीवन से संबंधित। अब हम जो चिंतन कर रहे थे या जो विचार कर रहे थे, यदि हम पूरी तरीके से सामाजिकता पर फोकस हो जाते हैं, केवल सामाजिक चीज़ों को उसके अंदर लेते हैं, तो सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं के बारे में चिंतन करने के उपरांत जो विचार आते हैं वह सामाजिक विचारधारा कहलाती है। अर्थात इसमें सामाजिक पक्ष को हम लेंगे या सामाजिकता को हम लेंगे। प्रत्येक युग, समाज और स्थान की अपनी अपनी समस्याएं रही है, अतः विभिन्न युगों और समाजों में सामाजिक विचारों में अंतर पाया जाता है। अर्थात निश्चित रूप से जो आदिम समाज होंगे, प्राचीन समाज, मध्यकालीन समाज और जो वर्तमान में आधुनिक समाज है, उनकी समस्याएं भी अलग हैं, वो युग भी अलग है, समय भी अलग है, परिस्थितियां भी अलग है, तो निश्चित रूप से उनके विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय सामाजिक विचारधारा की भी अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य समाजों से अलग करती है, और इसे जानने से पूर्व हम सामाजिक विचारधारा की परिभाषाओं और विशेषताओं का उल्लेख हम अब अगली स्लाइड में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सामाजिक विचारधारा का क्या अर्थ है और अलग अलग विद्वानों ने उनकी क्या परिभाषाएं
दी है। तो शाब्दिक दृष्टि से देखें तो समाज के बारे में विचार या चिंतन ही सामाजिक विचारधारा है। यह व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। अर्थात समाज के बारे में हम जो चिंतन या विचार करते हैं उसे हम सोशल आइडियोलॉजी का हिस्सा मानेंगे। एक महान समाजशास्त्री बोगार्डस के अनुसार जहाँ तक भूतकाल और वर्तमान का प्रश्न है, सामान्यतः सामाजिक समस्याओं पर अकेले व्यक्तियों के विचार को ही सामाजिक विचार कहा जाता है। यदि रॉलिन चैम्बिस के अनुसार देखें तो सामाजिक विचार साथियों के बीच संबंधों में मानव प्राणियों से संबंधित है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक विचारधारा का संबंध मानव के सामाजिक जीवन और सामाजिक समस्याओं से है। अर्थात सोशल आइडियोलॉजी मतलब मानव का जो सामाजिक जीवन है उसमें जो समस्याएं हैं उससे उसका संबंध है। अब यदि हम सामाजिक विचारधारा की प्रकृति और उसकी विशेषता देखें, नेचर एंड सैलिएंट फीचर ऑफ सोशल थॉट, तो सामाजिक विचारधारा का संबंध केवल सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन ही नहीं वरन समाज के आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों से में भी हो सकता है। तो अब ये इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन या ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये समाज की समस्याओं से ही संबंधित है, उसके चिंतन से ही संबंधित है, वरन इनके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तथा अदर सब्जेक्ट भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनकी उत्पत्ति मुख्यतः सामाजिक समस्याओं के हल के लिए ही होती है, मूल रूप से समाज में ही है लेकिन अन्य विषयों से भी जुड़ी हो सकती है। अब हम करते हैं कि सामाजिक विचारधारा की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो सामाजिक विचारधारा का संबंध सामाजिक समस्याओं के समाधान से होता है। सामाजिक विचारधारा अमूर्त होती है क्योंकि कोई भी थॉट जो प्रोसेस होती है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विचारधारा का संबंध जैसा हमने देखा सामाजिक समस्याओं से ही नहीं वरन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नियोजन से भी है। और प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग की एक विचारधारा होती है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। अभी तक हमने जाना चिंतन क्या है, विचारधारा क्या है, सामाजिक विचारधारा क्या है और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में जो हमारा आज का मूल रूप से विषय है कि समाजशास्त्री जो विचारों का विकास हुआ वह किस प्रकार हुआ। तो भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास को हम मूल रूप से 4 युगों में बांट सकते हैं। प्रथम आदिम सामाजिक विचार, सेकंड वैदिक कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आदिम सामाजिक विचार, वैदिक कालीन सामाजिक विचार, मध्यकालीन सामाजिक विचार और आधुनिक सामाजिक विचार। अब हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम आदिम, जिसे प्राचीन सामाजिक विचार भी हम कह सकते हैं। आदिम सामाजिक विचार मानव इतिहास के प्रारंभिक युग का स्मरण कराता है। जो मानव का इतिहास, जो शुरुआत हुई थी, एकदम बिगिनिंग हुई थी सभ्यता की या विकास की, मानव की उत्पत्ति की, उसके बारे में यह हमें याद दिलाता है। उस समय लोग बर्बर अवस्था में थे और प्रकृति से उनका घनिष्ठ संबंध था। वो प्रकृति को ही जानते थे, प्रकृति ही उनके जीवन निर्वाह का साधन था, जैसा आप लोग जानते, तथा जीवन की रक्षा ही। उस समय वो सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को यह जानते थे कि किस प्रकार स्वयं को सरवाइव किया जाए या सरवाइव करने योग्य बनाया जाए। तथा इस प्रकार भारतीय चिंतन का जो स्वरूप होता है वो हमें लोक कथाओं, लोक वार्ताओं, गीतों और कहावतों के रूप में मिलता है। अब यदि इस प्राचीन भारतीय चिंतन के हम सोर्सेज देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जितनी भी धार्मिक गाथाएं हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, लोकगीत, लोक वार्ताएं हैं, वह आदिम सामाजिक विचार का प्रमुख सोर्स थी। अब हम देखते हैं कि इस प्राचीन भारतीय
चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो देखो, इसमें एक तो स्पष्टता का अभाव था, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि समाज बहुत ही अविकसित और प्रारंभिक अवस्था में था, इसीलिए स्थिरता और व्यवस्था का भी अभाव था। सामाजिक समस्याएं भी नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय प्रॉब्लम नहीं थी। स्पष्टता और स्थिरता का अभाव तो था, पर चूंकि समाज इतना विकसित नहीं था, और आपको पता है कि समाज जैसे जैसे जटिल होता है वैसे वैसे ही समस्याएं बढ़ती है। इसके अलावा उपदेशात्मक जो विचार थे उनकी प्रधानता थी इस समय, मतलब ऐसी चीज़ें कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए वो, तो जो हम उपदेश देते हैं किसी को, उन विचारों की प्रधानता अधिक थी। ज़्यादा चीज़ें व्यापक नहीं थी, क्योंकि समाज बहुत सरल और छोटा था, और सामाजिक चिंतन में समानता थी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सामाजिक चिंतन में समानता का अर्थ है कि जो सभी प्रकार के लोग थे वो एक समान थे, उनकी सोच में ज़्यादा अंतर नहीं था। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो भी एकदम सिंपल थी, क्योंकि ये बिल्कुल सरल समाज था, आदिम समाज। अब दूसरा जो चिंतन है वो है वैदिक कालीन सामाजिक विचार या चिंतन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ वेद ही हैं, और हमें वेदों से ही उस समय की, तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें जो सबसे प्राचीन है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम सबसे प्राचीन इसमें मान सकते हैं। हिंदू लोग वेदों से ही सृष्टि का आधार मानते हैं। हालांकि इन वेदों का जब रचना हुई उनके बारे में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। इन वेदों में न केवल सामाजिक विचार ही निहित थे, वरन संगीत, कला, वाद्य यंत्र, रोगों तथा औषधियों का भी उल्लेख था। अब हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार आदिम सामाजिक विचारों की चिंतन की विशेषता देखी, बहुत सरल था, अधिक स्पष्ट नहीं था, चिंतन में भी समानताएं थी, समस्याएं भी ज़्यादा नहीं थी। तो वैदिक काल में क्या हम देखते हैं, क्या विशेषता थी? तो एक तो धार्मिक चिंतन की प्रधानता थी, एक आश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, विवाह परिवार आ चुका था, वैदिक कालीन राज व्यवस्था थी। तो हम देखते हैं कि आदिम काल से थोड़ा सा इसमें विकसित हमें पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं इस क्रम में, ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्रीय विचार विकसित हुआ। हम ऐसे तो पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे इसके फाउंडर और 1838 में आया, पर वो एक विषय के रूप में विकसित हुआ था। जो चिंतन की प्रक्रिया थी समाजशास्त्र की, वो उससे बहुत वर्ष पूर्व ही आ गई थी। तो हम उस विकास के क्रम को समझ रहे हैं कि किस प्रकार जो हम वर्तमान समाजशास्त्र देख रहे हैं वो कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसीलिए यह विषय जानना सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर फाइनल, किसी भी स्तर का समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ हम जान रहे हैं कि समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय विचार किस प्रकार विकसित हुए। तो इसकी तीसरी स्टेजेज है मध्यकालीन सामाजिक विचार। अभी तक हमने आदिम और वैदिक जाना, उनकी विशेषताएं जानी। अब हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन सामाजिक विचार। वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल प्रारंभ होता है, जिसमें रामायण एवं महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की गई। इस युग में धर्म, परिवार, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम आदि पर भी विशद चिंतन किया गया। मध्यकाल में पुराणों एवं स्मृतियों की रचना हुई। महाकाव्य काल के बाद जैन और बौद्ध युग हुआ। इस युग में सामाजिक चिंतन में वर्ण, जाति, जन्म, मृत्यु, मोक्ष आदि के बारे में ही दोनों धर्मों के संस्थापकों के विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ, वैदिक कालीन से अंतर यह हुआ कि इसमें जो हमारे महाकाव्य थे, जैसे रामायण, महाभारत, या जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हुई। और इस युग में धर्म, परिवार, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम जो व्यवस्थाएं आंशिक रूप से वैदिक काल में हमें दिख रही थी, वो उसके स्पष्ट लक्षण इस मध्यकालीन सामाजिक विचार में अंकित हुए।
आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम सामाजिक चिंतन की जो विकास हुआ, समाज शास्त्रीय जो चिंतन का जो विकास हुआ, उसका अगला भाग देखेंगे कि आधुनिक सामाजिक विचार किस प्रकार विकसित हुए, और वह हमारा इस चैप्टर का सेकंड और अंतिम पार्ट होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।